हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी जबरदस्त होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। सो बच्चा लोग, मैं आज आपके लिए क्या लेके आया हूं, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पेपर। किसका? इकोनॉमिक्स का। किसका पेपर लेके आया? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं बच्चा लोग। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का बच्चा लोग? जैसा आप सभी को पता है 80 मार्क्स का क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है और इसको सेक्शन को क्लैरिफाई कितने में कर रखा है? दो सेक्शन के अंदर इसको क्लैरिफाई कर रखा है, दो सेक्शन में बांट रखा है। सबसे पहले सेक्शन का क्या नाम है? मैक्रो। दूसरे का क्या नाम है? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है बच्चा लोग, बात करें कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस। कितने मार्क्स के होंगे? 8 मार्क्स के होंगे। ठीक है, देन उसके बाद दिस पेपर कंटेन 4 शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि कितने मार्क्स के आएंगे? 3 मार्क्स के, जिसका आंसर कितने में देना बच्चा? 60 टू 80 वर्ड्स में इसके आंसर को आपको प्रोवाइड कराना है। देन बच्चा लोग, दिस पेपर कंटेन 6 मार्क्स क्वेश्चन। कितने नंबर के? 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे बच्चा लोग। ठीक है, इसको कितने में देना है? 80 से 100 वर्ड में इसका आंसर देना है। देन बच्चा लोग, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक और क्वेश्चन आएगा जो कि कितने मार्क्स का पूछा जाएगा बच्चा लोग? 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे बच्चा लोग? 4 क्वेश्चन जो आएंगे वो कितने मार्क्स के हैं बच्चा लोग? 4 लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स के आप सभी से पूछे जाएंगे, जिसका आपको आंसर कितने में देना है? आपको आंसर देना है 100 से 150 वर्ड में। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। बात समझ में आई तो बोलो। तो बच्चा लोग, बात समझ में आई तो बोलो हाँ। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अब बात करते हैं इसके एक एक क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस के बारे में हम इसके बात करते हैं। तो बच्चा लोग, सेक्शन 1 के ऊपर मैं लेके आया हूं और क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी से मैं डिस्कस करना चाहता हूं। क्वेश्चन 1 क्या कहना चाहता है बच्चा लोग? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। कैसे करना है आपको? जो स्टेटमेंट है उसको केयरफुली क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, क्या दे रखा हुआ है? बता रखा है कंजम्पशन फंक्शन अज्यूम दैट द कंजम्पशन चार्ज। क्या कंजम्पशन फंक्शन? क्या कंजम्पशन चार्ज एट द कांस्टेंट रेट ऑफ इनकम में चार्ज होता है कि नहीं होता? पहला ये पूछ रखा है। दूसरा क्या पूछ रखा है? ऑटोनोमस कंजम्पशन इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। क्या बच्चा लोग ये स्टेटमेंट सही है? इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग्स। क्या बच्चा लोग जो पहला कहना चाहता है वो सही है? क्या दूसरा कहना चाहता है वो गलत है? सो बच्चा लोग, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अब आंसर की चॉइस कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स। तो कौन सा सही है बच्चा लोग? ए। जिस बच्चे ने ए आंसर लगाया उसको कितने नंबर मिल जाएंगे? 1 नंबर मिल जाएंगे। बात समझ में आई तो बच्चा लोग बोलो हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है? फॉर अ क्लोज इकोनॉमी which one of the following is correct? कौन सा करेक्ट है? क्या जीडीपी बड़ा होगा किससे? जीएनपी से। क्या जीडीपी प्लस जीएनपी 0 के बराबर होगा? क्या जीडीपी लेस देन होगा जीएनपी से? या जीडीपी इक्वल टू जीएनपी? क्या होगा बच्चों? क्या होगा? अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा हो, क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है? जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट। बच्चा लोग, क्लोज इकोनॉमी में ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर आप करते हो तो यहां पे भी आपको आसानी से क्या 1 मार्क्स मिल जाते हैं। बात समझ में आए तो बच्चा लोग बोलो हाँ। यहां तक पिक्चर क्लियर है तो बोलो हाँ। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज क्लैरिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहता है? हम उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहता है मैं ले चलता हूं उसके ऊपर आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चा लोग? ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ डैश कैन बी ग्रेटर देन ऑफ 1। किसका 1 से ज्यादा वैल्यू हो सकती है बच्चा लोग? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। किसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है? ग्रेटर देन 1। एक से किसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है?
आप सभी को पता है कि अगर मैं एवरेज की बात करूं कि मार्जिनल तो नहीं हो सकता, दोनों आंसर कट गए, तो एवरेज में से एक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्योंकि बच्चा लोग जब हमारी इनकम जीरो होती है तो भी हम क्या करते हैं, कंजम्पशन करते ही करते हैं, बचाने का तो कोई जरिया ही नहीं। तो इस सिचुएशन में मेरी जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर देन होगी। बात समझ में आई बच्चा लोग, तो बोलो हाँ। यहां पे भी अगर आपने अटेम्प्ट किया तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। आगे की ओर चलते हैं बच्चा लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई बोलते हैं, प्रेस रिपोर्ट डेट 29 दिसंबर 2022 को, नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स टू द इंडियन रिकॉर्ड एंड आउटफ्लो ऑफ द यूएस 0.4 बिलियन इन द सेकंड क्वार्टर। The above transaction will be recorded in dash account and that side। बच्चा लोग बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स हमारा कैपिटल नेचर का होता है, यस या नो? किसका नेचर का होता है? क्योंकि बच्चा लोग इसको मैं करंट अकाउंट में दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन मेरी बार बार नहीं होती, कभी कभी होती है। हम बोरोइंग्स एक बारी हर रोज नहीं लेते, कभी कभी लेते हैं। तो बच्चा लोग जितने भी करंट अकाउंट वाले काट दो उसको। दो आया, क्रेडिट साइड लिखेंगे या डेबिट साइड? तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बच्चा लोग, डेबिट साइड लिखेंगे। अगर आपने इसको भी किया तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। आज मैं आप सभी से कितने क्वेश्चन डिस्कस करूंगा बच्चा लोग? 34 क्वेश्चन टोटल डिस्कस करूंगा विथ ऑथेंटिसिटी ऑफ आंसर्स। बात समझ में आई यहां तक तो बोलो हाँ। समझ में आई बच्चा लोग? तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है बच्चा लोग, मैं उसके ऊपर आप सभी से बात करना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। सो बच्चा लोग जबरदस्त क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार ही पढ़ते हैं। बोलना द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द मॉनेटरी यूनिट on the basis of given statement identify the function performed by money। ओ भाई साहब, the value of goods and services can be expressed in the monetary unit on the basis of the given statement identify the function performed by the money। मनी क्या क्या काम करता है, क्या क्या काम करता है बताओ। आंसर पहले आप दो, कमेंट बॉक्स में आंसर आप सब प्रोवाइड कर सकते हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आप सभी के लिए खुला हुआ है कमेंट बॉक्स, आप सभी आंसर इसका टाइप करो जल्दी जल्दी बच्चे लोग, जल्दी जल्दी इसके आंसर को टाइप करो, ठीक है। 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है मुझे तो बताना ही है, लेकिन आप भी एक बार ट्राई करो। बात समझ में आई तो बोलो हाँ, ठीक है। इसने क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, फंक्शन परफॉर्म बाय द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एक्सपर्ट इन द मॉनेटरी यूनिट। क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, क्या स्टोर ऑफ वैल्यू है, मींस स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट है, क्या है, यूनिट ऑफ अकाउंट है, बताओ क्या है बच्चा लोग। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, क्योंकि उसने पूछा क्या था, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द मॉनेटरी यूनिट, यूनिट ऑफ अकाउंट। अंदाजा भी लग रहा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द मनी। ये सारे फंक्शन मनी के ही हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी मनी है, स्टोर ऑफ वैल्यू भी मनी है, एंड मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट की भी ये उसका है यूनिट ऑफ अकाउंट। पूछा गया है द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द मॉनेटरी यूनिट। क्या उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द फंक्शन द परफॉर्म बाय द मनी। कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक्सप्रेस इज मॉनेटरी यूनिट, दैट इज यूनिट ऑफ अकाउंट। ये मनी को हम एक इसमें यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे 1 किलो दूध चाहिए उसके लिए मुझे पैसा देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो यूनिट अकाउंट,
बात समझ में आई तो बच्चा लोग बोलो हाँ। एक नंबर यहाँ पे भी आपको डन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लीज अगले क्वेश्चन को प्रॉपर दिखाइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बच्चा लोग। एक नंबर में हिलाने के लिए काफी है आप सभी को, पूरा करना है इसको। ट्राई करो बच्चा लोग, ट्राई करो। राउंड 1 2 बच्चा लोग, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ठीक है। डिपॉजिट 800 700 800 700 यहां बताना है। रिजर्व रेशो 20% है। बताओ बच्चा लोग क्या पूछा है, ये पूछा है, ये पूछा, ये पूछा है, ये पूछा है। बताओ 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 बताओ। बात समझ में आई तो बोलो हाँ, ठीक है। कौन सा सही, कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा सही है? लगाओ लगाओ, सॉल्व करो, अंदाजा लगाओ और आंसर प्रोवाइड करो। इतने तो जानकार हो ही गए, टॉपिक समझ में आई है। बताओ क्या है, बताओ भैया, बताओ 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 भाई साहब, थोड़ा तो बताओ यार। 800 में से अगर मैं 160 घटा दूं तो कितना बचेगा? 800 में से अगर मैं 160 घटा दूं तो कितना बचेगा? 800 माइनस 160, 0 4 7 में से बच गए 640। क्या बच्चा लोग? 640। इधर कितना आ जाएगा? 640। कहीं दिख रहा है 640 640? यहां पे भी दिख रहा है, यहां पे भी दिख रहा है। यहां नहीं दिख रहा तो इसको एलिमिनेट कर दो, काट दो। यहां दिख रहा है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। देन बताओ बताओ बच्चों, बताओ कितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया था टोटल? ठीक है, इतना आ गया, इतने पे इतना आ गया। अब अगला प्रोसेस बताना है, ठीक है। 160 आ गया, आगे बताना है आगे कितना इन्वेस्ट करना होगा। लगाओ थोड़ा दिमाग, लगाओ बच्चा लोग। आप ट्राई करना, अगर नहीं होता तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं इसका आंसर आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। जिस बच्चे का डाउट है तो मैं अभी आपको खाली ऑप्शन बता देता हूं। ऑप्शन इसका है डी, ठीक है। दूसरे में कितना आया? इसमें टोटल 5000 रुपए इन्वेस्ट किए। फिर तीसरे में कितना आया? 4000, 1000। आपको ये जो बाकी फिल है इसको फिल करना है, ये आपका आज का होमवर्क है। नहीं होता तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर दिया। लेकिन बच्चा लोग ट्राई आपको करना है, ठीक है। अगर इतना करते तो भी आपको 1 मार्क्स मिल जाता। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या बताना चाह रहा है हमें, ठीक है। तो भी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चा लोग, उसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है उसको ध्यान से देखो। आप पढ़ो, पढ़ो बच्चा लोग, पढ़ो, आराम से पढ़ो, टाइम बहुत है, इसीलिए मैं एडवांस में करा रहा हूं, ठीक है। आपको क्या दिया गया है? एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कैन बी ऑब्टेन बाय द वर्टिकली एडिंग एंड द डैश डैश फंक्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। डिमांड फंक्शन, ग्राफिकली डिमांड, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कैन बी obtained by the vertically adding the dash dash function। किस किस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है बच्चा लोग? किस किस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है वर्टिकली? किस तरीके से? वर्टिकली। अब अगर मैं डिमांड फंक्शन के डायग्राम की बात करूं तो बच्चा लोग x 0 y, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड जिसको हम बोलते हैं एडी,
ये हमारा एडी होता है, इसके साथ साथ ये हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एडी को हम कंजम्पशन भी बोलते हैं, ठीक है। एडी इज इक्वल टू, तो इसको सी भी बोलते हैं, क्योंकि एडी के अंदर दो चीज आती है, सी प्लस आई। बात समझ में आई? कहीं दे रखा है, कहीं दे रखा है बच्चा लोग? एलिमिनेट करो, काटो काटो काटो, क्या दे रखा है? बी आंसर आपको दिख रहा है? बी दिख रहा है, तो बी ही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। इसको भी करोगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। आगे की ऑप्शन, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन दैट मे बी अफेक्ट द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन द इकोनॉमी। क्वेश्चन समझ में आया तो बोलो हाँ। क्वेश्चन समझ में आया तो बोलो हाँ। ट्राई करो बच्चा लोग, इसमें तो आप बहुत बड़े धुरंधर हो यार तुक्का लगाने में, तुक्का ही लगा दो। यहाँ तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं कि आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो वहां पे सोच के, यहाँ तो लगा ही सकते हो ना तुक्का, तो यहाँ तुक्का लगाओ, क्या दिक्कत है? तुक्का लगाओ ना। चलो ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन that may be affect the demand for the foreign exchange, import of visibles, export of invisibles, remedies by the resident working abroad, purchase from assets of abroad। कौन सी की वजह से हमारा अफेक्ट करेगा डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? बताओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ बच्चा लोग, कौन सा अफेक्ट करेगा? कौन सा अफेक्ट करेगा? इंपोर्ट्स। जब हम क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे, परचेज ऑन एसेट्स फ्रॉम अब्रॉड, इन दोनों से नहीं होगा, तो आपका 1 और 4 करेक्ट आंसर। अटेंड करने पे 1 मार्क्स मिलेगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चा, इन सीबीएसई में हर बार ऐसे ही पूछा जाता है, तो लगाओ इनको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग? क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन कहना सिंपली यही चाहता है कि क्या कहना चाहता है बच्चा लोग? सपोज द गिवन स्टेटमेंट ये दे रखा है, व्हाट इज द इनकम लेवल, व्हाट इज द इनकम लेवल। तो इसका ऑप्शन है, थोड़ा ऊपर करो तो इसके ऑप्शन में देखना चाहिए, यहां तक कर दो जिससे ऑप्शन में दिखेंगे, ठीक है। ऑप्शन में देखना चाहिए, ये देखो ये ऑप्शन है बच्चा लोग, मैं ऑप्शन साइड में लिख देता हूं, फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। ऑप्शन है 4000, ए, बी 40,000, ठीक है, सी 40,600 और डी 60,400। प्लीज बैक टू हेड, ठीक है। क्वेश्चन बस यही क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा लोग। आपको एस दे रखा है, ये दे रखा है, आपको बोला गया है क्या निकालने के लिए? आपको निकालना है इक्विलिब्रियम इनकम लेवल। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चा लोग, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन भी है, बहुत आसान क्वेश्चन भी है। कैसे बच्चा लोग? आपको मैंने एक बात बताई थी, एस इज इक्वल आई होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो एस कितना दे रखा है बच्चा लोग? आपको एस दे रखा है -60 प्लस, मैं इसको अपॉन में लिख लूंगा, इज इक्वल टू 40। 4000 लिख सकता हूं बच्चा लोग कि नहीं लिख सकता? अब एलसीएम लूंगा, अब मैं इधर एलसीएम ले रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा? 600 माइनस प्लस वाई अपॉन में 10 इज इक्वल टू 4। अगर मैं इसको इधर कर दूं तो ये 40 बन जाएगा, y इज इक्वल टू 40,000 प्लस में 60, तो कितना आ जाएगा? 4060। कहीं दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? सी आंसर। बच्चा लोग कभी कभी शॉर्टकट के चक्कर में हम अपने मार्क्स को भी लूज कर देते हैं, तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहता है हर बार क्या करना है, क्वेश्चन को ना एक अच्छी तरीके से पकड़ के अगर रखोगे ना तो आपके आंसर बहुत बढ़िया आने के चांसेस हैं, ठीक है। मैं हर चीज को आपको स्पेसिफाई करके क्लियर कर रहा हूं, बात समझ में आई तो बोलो
हाँ ठीक है क्वेश्चन। तो इसका आंसर बात करें तो इसका सी आंसर है। कितना आंसर है बच्चा लोग? सी आंसर है। चलते हैं बच्चा लोग अगले क्वेश्चन की ओर। बात समझ में आई यहां तक तो बोलो हाँ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। Oh my God. Read the following chart carefully and choose the correct alternative. Capital account, investment, external borrowing and external assistance ये दे रखा है, एंड डेबिट इन्वेस्टमेंट दे रखा है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दे रखा है। इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है, क्या आएगा बच्चा लोग? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सीधा अगर जिसने पढ़ रखा है ना, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, पोर्टफोलियो सीधा आंसर। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही था या हमारा आंसर गलत था, ये आप बताइएगा। तो जिससे क्या होगा कि मेरा उत्साह भी बढ़ेगा और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी हम ऐसी सीरीज लेके आने वाले हैं। अभी तो आज इंग्लिश मीडियम का चल रहा है बच्चा लोग, लाइव चल रहा है, आप कमेंट करिए ठीक है। फिर हम किसके लिए लेके आने वाले हैं? फिर हम लेके आने वाले हैं हिंदी मीडियम ऑल्सो, जिससे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों की भी बोले पता चले कि हाँ भैया दोनों की पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही है। चलो आगे की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन क्या करना चाहता है? करंट अकाउंट deficit in an economy must be the financed by the corresponding capital account surplus. Do you agree with the given statement? Give the valid reason. Support your answer. क्या आप इस स्टेटमेंट से सही है, एग्री करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो वैरी करता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। करंट अकाउंट इज डेफिसिट इन अ इकोनॉमी मस्ट बी फाइनेंस्ड by the corresponding capital account surplus. Do you agree? अगर आप एग्री हैं तो उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो अब बच्चा लोग आप इसके अंदर बात कर सकते हैं कि हाँ हम इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं। क्यों करते हैं बच्चा लोग? क्योंकि करंट अकाउंट प्लस में कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू 0। If an economy is facing the situation of current account deficit, the same must be financed through surplus account। ठीक है। और अगर बात करें तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? नेट इनफ्लो ऑफ कैश। तो बच्चा लोग इसमें स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू 0। आप ये लिख सकते हैं तो हमारा करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू 0। क्योंकि बच्चा लोग जब हमारा डेफिसिट होता है तो मुझे क्या करना पड़ता है? अपने जो सरप्लस है उसका यूज करना पड़ता है अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए। क्या करने के लिए? बैलेंस करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आए तो बच्चा लोग बोलो हाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। On the basis of given data, estimate the value on the basis of given data. Estimate the value of domestic income. बात समझ में आई तो बोलो हाँ। क्या निकालना है बच्चा लोग? डोमेस्टिक इनकम। क्या क्या दे रखा है? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक ऑफ गवर्नमेंट, नेट एक्सपोर्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कंजम्पशन ऑफ फ्यूचर। बच्चा लोग इसका नाम डेप्रिसिएशन भी है। ठीक है, तो घबराना नहीं। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आई बात? तो बोलो हाँ। यहाँ में आपको बच्चा लोग क्या निकालना है? यहाँ पे आपको निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा एस्टिमेट द डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम आपको निकालना है। तो डोमेस्टिक इनकम के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा मेथड है डोमेस्टिक इनकम निकालने का, कौन सा मेथड है। अगर ये चीज आपको पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया है हमें निकालना डोमेस्टिक इनकम जिसका नाम है NDP@FC। क्या नाम है? NDP@FC। NDP@FC क्या नाम है इसका बच्चा लोग? हमसे जो पूछा गया है NDP@FC पूछा गया है।
डीपी एट एफसी। बच्चा लोग ये 3 मार्क्स की कैटेगरी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। हमें निकालना है एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी में सबसे पहला चीज क्या आ जाता है, हमारा पहला पॉइंट, ठीक, पहला पॉइंट ऐड हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट को लेना है, ऐड करना है, उसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट भी ऐड करना है। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट भी ऐड करना है, ठीक है, पांचवा पॉइंट भी ऐड करना है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जो दूसरा पॉइंट है उसको भी ऐड करना है, तो दूसरा पॉइंट है उसको भी ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा तीसरा पॉइंट है उसको भी ऐड करना है, ऐड। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चा लोग, पांचवा पॉइंट भी ऐड हो गया, ठीक है, पांचवा पॉइंट ऐड हो गया, पांचवा पॉइंट ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया, एंड ये भी हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट भी हमारा ऐड हो जाएगा, एंड हमारा जो छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट, इसको माइनस करना, लेस करना, ठीक है बच्चा लोग, लेस करना है। एंड हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट आठवां पॉइंट, ठीक है, आठवां पॉइंट, इसको भी क्या करना है बच्चा लोग, लेस करना है। तो बच्चा लोग अगर आप इस प्रोसीजर को पूरा फॉलो करोगे, जैसे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर प्लस, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन इज प्लस, चेंज इन स्टॉक इन प्लस, ठीक है, एंड गवर्नमेंट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज प्लस, ठीक है, सो नेट एक्सपोर्ट इज प्लस, ठीक है बच्चा लोग, ये नेट, ये इसका तो कुछ लेना देना ही है, ये लेस। तो बच्चा लोग अगर आप इसको करोगे तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। बच्चा लोग अगर मैं बात करूं तो इसकी स्टार्टिंग होती है जीडीपी एट एमपी, क्योंकि बच्चा लोग अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन हमारे किससे रिलेट कर रहा है, ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का नाम सुना होगा, एक्सपेंडिचर से मेथड से बिलोंग करता है, ठीक है बच्चा लोग। आपको निकालना है एनडीपी एट एफसी, तो आपको जीडीपी एट एमपी से निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखना है, हाउस होल्ड कंजम्पशन, दूसरा क्या लिखना है, कैपिटल फॉर्मेशन, ये ले लेना है, तीसरा ऐड कर देना है, चौथा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऐड कर देना, पांचवा ये। अगर आप यहाँ इतना कर देते हो तो आप इससे यहाँ पहुंच जाओगे। देन उसके बाद चेंजेस क्या करने होते हैं, मुझे जाना है एनडीपी एट एफसी। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं बच्चा लोग, माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। तो देख लो फिक्स कैपिटल कंजम्पशन तो ये लेस हो रहा है, मैंने इसको लेस कर दिया। देन एमपी से एफसी पे जाने के लिए तो हम इसको भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी लेस करते हैं, तो बच्चा लोग इसको भी लेस करते हैं, ठीक है। एक माइनस कर देना है जीडीपी एट एमपी से, माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन, और क्या माइनस करना है, और माइनस करना है इसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आप बच्चे लोग ऐसे फॉर्मुलेशन के थ्रू करोगे तो यहाँ पे आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और मैं आखिरी में इसका आंसर बता देता हूँ, आखिरी में आंसर आएगा 840 करोड़। बच्चा लोग बात समझ में आए तो बोलो हाँ, ठीक है। कैसे आया आंसर, 600, 200 कितने हो गए बच्चा लोग, 800, 840 इधर हो गए, ठीक है, 800 तो और इसको 1040 इधर हो गया, ठीक है। 40 माइनस, क्योंकि ऐड करना है तो माइनस हो जाएगा, तो 1000 बचा। यहाँ तक समझ में आया। देन माइनस कितना करना है, 120, 140 कितना करना है, 160 माइनस करना है, 0, 10 में से 4 बचे, अब 9 में से 1 गए तो 8 बचे, 840। बच्चे लोग मैं सिंपली आपको बता सकता था, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप करना है जीडीपी एट एमपी में जो जो चीजें यूज होती है, जैसे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी लिख देना है, जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उसको लिख देना है, कैपिटल फॉर्मेशन लिख देना है, प्लस में लिख देना है नेट एक्सपोर्ट, ये लिख दोगे। देन उसके बाद इसकी वैल्यूज को पुट करोगे तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा बच्चों लोग, जिससे आपका जो आंसर है ना बेस्ट से बेस्ट निकल के आएगा। बात समझ में आया बच्चा लोग तो बोलो हाँ, ठीक है बच्चा लोग, पूरे अच्छे तरीके से करा दिया बच्चा लोग। ये नेशनल इनकम का क्वेश्चन है, नेशनल इनकम के अंदर इसका मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। समझ जाओ बच्चा लोग, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। बात समझ में आई तो बोलो हाँ, ठीक है बच्चा लोग। अगला क्वेश्चन, इसका और पार्ट भी समझा देता हूं मैं, क्या है बच्चा लोग, स्टेट द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग्स। इसको ऑपरेटिंग सरप्लस, कंजम्पशन ऑफ गुड्स। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आ जाता है बच्चा लोग, रेंट आ जाता है, आपका प्रॉफिट आ जाता है,
आपका वेजेस आ जाता है, ठीक है, और क्या आ जाता है, रेंट आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो ये सारे जो वर्डिंग्स हैं ऑपरेशन एंड सरप्लस में जो भी आता है उसको एक्सप्लेन करना है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। देखो इसकी डेफिनेशन जरूर सर्च कर लेना बच्चा लोग, 3 नंबर पे पूछा गया, ठीक है, 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये, 1 नंबर का, तो एक नंबर के अगर पूछा गया तो 3 मार्क्स आप ला सकते हैं। एक के लिए 20 वर्ड लिखना कम से कम, 20 40 20 आपकी बुक के अंदर मिल जाएगा। अगर आंसर नहीं मिला तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे किस नंबर पे, M8851231410, देन मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा दूं। बात समझ में आई बच्चा लोग तो बोलो हाँ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एंड द हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, हाइपोथेटिकल का मतलब कि बनाई हुई इकोनॉमी है। द गवर्नमेंट incurs an investment expenditure of कितना, कितना कर दिया है, करोड़। if the marginal propensity to save इतना दे रखा है, fall इतना से इतना हो गया भाई, ठीक है, 0.5 था उससे इतना हो गया। then बोला है calculate the value of increasing in investment due to the change of the value of marginal propensity। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, समझो समझो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स, बहुत जबरदस्त। समझ में आया यहाँ तक तो बोलो हाँ। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो। चलो 1 मिनट का समय है, जिस जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया कमेंट बॉक्स में बोलने का क्या, यस, कमेंट बॉक्स में बोलने का यस। समझ में आया तो बोलने का यस, ठीक है। कितने का चेंज आया, ठीक है बच्चों लोग। एमपीसी कितना कितना गिवन है सबसे पहले लिख लो। एमपीसी गिवन है इतना और इतना। एमपीसी गिवन है कि एमपीएस, एमपीएस गिवन है तो एमपीएस कितना दे रखा है 0.25 एंड एमपीएस 0.10। इन्वेस्टमेंट कितना दे रहा है। कैलकुलेट द इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम डेल्टा क्या निकालना है, वाई निकालना है बच्चा लोग, टू टेन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसकी वजह से कितना। तो बच्चा लोग एक फॉर्मूला आपको पता है, k इज इक्वल टू 1 बाय एमपीएस, पता है तो बोलो हाँ, ठीक है, k इज इक्वल टू 1 बाय एमपीएस। ठीक, कितना दे रखा है बच्चा लोग, k इज इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व करें, कितना दे रखा है 25 बाय 100 करूंगा तो 100 ऊपर आ जाएगा, 25 से 25 25 चौका 100, k की वैल्यू कितनी आई भाई 4। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसको निकाल लूंगा k, ये कितना हो जाएगा 10 बाय 100, तो k की वैल्यू कितनी है भाई 10। यहाँ तक बात समझ में आई तो बोलो हाँ, समझ में आई बात तो बोलो हाँ, आ गई समझ में तो काहे घबरा रहे, बोलो हाँ। k की वैल्यू कितनी है 0 100 10, एक k की वैल्यू कितनी आई 4, एक k की वैल्यू आई 10। तो k का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा y बाय डेल्टा i बाय डेल्टा y होता है या डेल्टा y बाय i होता है, कमेंट में बताओ भैया। डेल्टा y बाय i होता है, डेल्टा i बाय y होता है, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ, ठीक है। डेल्टा y बाय डेल्टा i, ठीक है, k मल्टीप्लाई बाय डेल्टा i इज इक्वल टू डेल्टा y। इन्वेस्टमेंट, इनकर्ड द इन्वेस्टमेंट इतना, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो डेल्टा y कितना आया 4000। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। यहाँ तक बात समझ में आई, समझ में आ रही है बच्चा लोग कि नहीं आ रही है 4000। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते दूसरा निकालते हैं, 10 पे निकाल लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 4 से किया, इधर 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 10,000 डेल्टा वाई। अब इसमें मैं से इसको माइनस, 10,000 माइनस 4,000 तो चेंज कितना आया 6,000। तो बच्चा लोग ये 6,000 करोड़ में तो चेंज आया है ना, यही आपका आंसर,
एक्सप्लेन करना आसानी से कर लेना, जो जो चीजें गिवन दे रखी है सबसे पहले उसको लिख लो, फिर की वैल्यू निकाल लो, दोनों की वैल्यू निकाल लो, फिर इसका फॉर्मूला लगा के ये निकाल लो, फिर इसका फॉर्मूला लगा के ये निकाल लो। देन ये जो इन्वेस्टमेंट आया है इस वाले इन्वेस्टमेंट में से इस वाले इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दो, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। और क्या लिखोगे, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट 10,000 माइनस 4,000, कितना 6 करोड़ रुपए का उन्होंने चेंज किया। चलो अगर इन दोनों को निकालोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, इन दोनों को निकालोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, अगर इसको निकालोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। लोग हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, माइंड को ब्लर कर सकता है कि माइंड की जितनी भी नॉलेज है ना, अभी तक की प्रीवियस नॉलेज जितनी भी आपने लर्न कर रखी है उसको पूरा हिला सकता है। हिला सकने का मतलब पूरी तरीके से जीरो कर सकता है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाह रहा है, चलो ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कहना चाहता है, इन इकोनॉमी एक्सटेंट एग्रीगेट डिमांड more than the extent aggregate supply, explore the possible impact of the same level of output, income and employment। जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है खुद। मैं आपको थोड़ा आंसर बता देता हूं कि है क्या है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो एक बारी, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूं। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। सो बच्चा लोग, एक्सटेंट एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एक्सटेंट एग्रीगेट डिमांड इज द मोर देन एक्सटेंट एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। मींस द हाउसहोल्ड आर plan to the consume more than the firm expected this will lead to ultimate fall inventory। अब डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो होगा क्या बच्चा लोग, इससे लेवल ऑफ आउटपुट पे और अनएम्प्लॉयमेंट पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा? द इफेक्ट ये पड़ेगा, द रिस्टोर द डिजायर inventory purchase may be expand the producer, as a result they may be increase the level of output, employment and income in an economy, increase हो जाएगी। बच्चों लोग जब भी किसी भी चीज के में क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, एक्सटेंट एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एक्सटेंट सप्लाई। कहने का मतलब हमारा जो डिमांड है वो ज्यादा है सप्लाई से, तो उसकी वजह से पॉसिबल इंपैक्ट क्या पड़ेंगे, द लेवल ऑफ आउटपुट पे, आउटपुट ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बच्चों लोग इससे हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा और इनकम भी बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी भी चीज की जब डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी वजह से होता है क्या बच्चा लोग, मुझे डिमांड ज्यादा है तो मुझे सप्लाई भी ज्यादा करनी पड़ेगी, जिससे कि एक दूसरे की क्या जाएगी, बैलेंस में आ जाएगी। यहाँ बात समझ में आया तो बोलो हाँ, ठीक है बच्चा लोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूस इन्फ्लेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मे बी प्रमोट द कमर्शियल बैंक टू pack their surplus fund with it। Discuss the rationale behind the step taken by the Reserve Bank of India। Reserve Bank क्या स्टेप्स लेगी, कौन से स्टेप्स लेगी इस चीज को पूरा करने के लिए। तो बच्चा लोग ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी आप अपने आंसर की प्रिपरेशन कर लेना, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ रिजर्व बैंक क्या करेगा, जो हमारा रेपो रेट होता है, रेपो रेट को वो क्या करता है, रिजर्व बैंक रेट, जिसको हम रेपो रेट बोलते हैं, विच भी कमर्शियलाइज बैंक में बी देयर सरप्लस फंड, ठीक है। इसको क्या करेगा, इन्फ्लेशन के समय में, जब इन्फ्लेशन का समय चलता है इकोनॉमी के अंदर, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, इसको बढ़ाता है। रेपो रेट जो होता है उसको बढ़ा दिया जाता है इन्फ्लेशन के समय में। रिजर्व बैंक यही स्टेप लेगा कि आपका जो रेपो रेट है, रेपो रेट की दर अगर कोई 8% से ले रहा है तो उसको बढ़ा देगा।
जिसकी वजह से होगा क्या कि पब्लिक उसके लिए लोन लेने के लिए नहीं आएगी। जब लोन लेने के लिए नहीं आएगी तो पैसा बैंक के पास ही रह जाएगा। ठीक है, क्या कर देगी, रेपो रेट को रिजर्व बैंक बढ़ा देगी। क्या कर देगी, इंक्रीज बाय रेपो रेट, रेपो रेट को बढ़ा देगी। इसके ऊपर बच्चा पढ़ाई भी कर लेना, व्हाट इज द रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट होता क्या है उसके बारे में आप डिस्कस भी कर लेना। तो वी मूव ऑन हेड। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाहता है, ठीक है, बैंकर का बैंकर एंड सुपीरियर फंक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रिजर्व बैंक। ये बच्चा लोग अगर मैं बात करूं तो बैंक के जो कार्य हैं, बैंक के रिजर्व बैंक के जो कार्य हैं, आरबीआई के जो कार्य हैं, उसके अंदर ये एक कार्य है। अगर आप इसको एक्सप्लेन कर लोगे तो यहाँ पे भी आपको 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। वी मूव ऑन हेड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन क्या बताना चाहता है, क्वेश्चन सिंपली यही कहना चाहता है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। और कितने मार्क्स का पूछा गया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये पूछा गया है बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 16 कितने मार्क्स का पूछा गया है, मैं उसके ऊपर आपसे से बात करूं तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, हाउ मेनी मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 16, जस्ट का मेरे बच्चा लोग 1 मिनट का समय दीजिएगा। ये पूछा गया है बच्चा लोग 3 2 5 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है बच्चा लोग, 5 नंबर का, 5 हो गए 6 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चा लोग, 6 मार्क्स का क्वेश्चन। फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, ये बताओ। फिजिकल डेफिसिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एंड प्राइमरी डेफिसिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? नहीं याद है तो हमारी एक YouTube पे वीडियो बनी हुई है जिसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे इन क्वेश्चंस को, लगभग 3 क्वेश्चंस को मैंने कराया, वहां जाके देखिएगा, वहां आपको इसके आंसर प्रोवाइड होगा। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट के अंदर क्या आता है बच्चा लोग, जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, जितने भी रिसिप्ट हैं, रिसिप्ट से हमारे जो भी एक्सपेंडिचर है उसको माइनस कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे है, अब देखो हमारे लिए काम की चीजें कौन सी है, काम की चीजें कौन सी, काम की चीजें कौन सी है, काम की चीजें हैं 30 दूसरा प्लस तीसरा, ऐड करो, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है बच्चा लोग, 15 और 10 कितने हो जाएंगे, 25। अब क्या माइनस करना है बच्चा लोग, इसमें जो माइनस करना है वो माइनस क्या करना है, हमारा माइनस करना है 4। क्या दे रखा है, नॉन डेट बिकमिंग कितने 50% ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट कितना बच्चा लोग, रेवेन्यू रिसीप्ट कितना दे रखा है आपको, रेवेन्यू रिसीप्ट कितना दे रखा है, रेवेन्यू रिसीप्ट दे रखा है 20%। तो बच्चा लोग कैसे करोगे, 20/50/100 यही होता है कि नहीं, 0 से 0 0 से 0, 5 दूनी 10, कितना आया 25 माइनस 10 कितना बचा 15। 15 आपका क्या आ जाएगा बच्चा लोग, 15 आपका आ जाएगा फिजिकल डेफिसिट, कितना आ जाएगा 15 करोड़ आपका फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। अगर फिजिकल डेफिसिट आ गया है, फिजिकल डेफिसिट आ गया है तो उसमें में से प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट कितना दे रखा है 4। अगर 15 में से 4 गए तो कितना बचेगा 11 करोड़ आपका आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। तो बच्चा लोग अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं तो आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। हाँ, हर बार आपको फॉर्मूला, जैसे फिजिकल डेफिसिट है तो उसका फॉर्मूला यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस में रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, और माइनस क्या किया हमने, माइनस क्या किया है, माइनस क्या किया है, माइनस किया है ये नॉट
नॉन पेमेंट कैपिटल रिसिप्ट, नॉन पेमेंट कैपिटल रिसिप्ट। तो ये इसका फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले के बाद फिर जो वैल्यूज है वो पुट करके माइनस करना है। तो ऐसे करोगे तो आपको बच्चा लोग ये मिल जाएगा। देन स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स के दो फीचर्स आपको प्रोवाइड कराने हैं। तो दो फीचर्स क्या हो सकते हैं आप उसको कीजिए, आप उसके बारे में बताइए, ठीक है। उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि दो पब्लिक गुड्स के फीचर्स कौन कौन से हैं, दो कौन से हैं पब्लिक, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है। अगर कर लेते तो बच्चों लोग ये पूरे 6 मार्क्स दिला सकता है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। बच्चा लोग गवर्नमेंट बजट की क्या करना है, आपको क्या करना है, गवर्नमेंट बजट की ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेबिलिटी, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना बच्चा लोग। ये थ्योरी क्वेश्चन है, मैं समझा सकता हूँ आपको, बोलता हूँ ये बजट चैप्टर बजट के अंदर आता है, गवर्नमेंट बजट, उसके टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन। तो आप इसका जरूर प्रिपरेशन कर लेना। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। आगे 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 चलते आगे चलते आगे चलते आगे चलते हैं। तो बच्चा लोग ये क्या पूछा गया है, अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम द गवर्नमेंट प्रोवाइड द फ्री मेडिकल टू द इकोनॉमिकल बैकग्राउंड सेक्टर ऑफ द सोसाइटी, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द नेचर ऑफ गवर्नमेंट। ये देखो बच्चा लोग क्या पूछ लिया, नेचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंडिकेट इन द गिवन स्टेटमेंट। भैया आयुष्मान भारत स्कीम में पैसा लगाया है तो ये गवर्नमेंट की किस तरीके की एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन कर रहा है, विच काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन बाय द गवर्नमेंट, किस तरीके के एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, किस तरीके की। तो बच्चा लोग इसका सिंपल सा आंसर है एक्सपेंडिचर incurred by the government. Ayushman Bharat scheme provide a medical facility background does not be lead to any creation of assets and reduce of the liability। क्या इसकी वजह से कोई assets क्रिएट हो रही है, क्या इसकी वजह से कोई liabilities में कमी आ रही है, नहीं आ रही ना। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, and services high, however if the purchase by the any reasonable purpose of same year it will be considered is intermediate goods not a final। क्या कहलाएगा बच्चा लोग, क्या कहलाएगा ये, लीड एनी एसेट्स क्रिएशन इन हैंड्स क्लासिफाई द रेवेन्यू कैपिटल। ये हमारा बच्चा लोग किसका आंसर है, किसका आंसर है। इसको बच्चा लोग अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बच्चों लोग की एक तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो एक बार कर दिया जाता है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार। आयुष्मान भारत एक स्कीम लगातार चलने वाली प्रोसेस है, ये नहीं है कि एक दिन में खत्म हो जाएगी, वो कंटिन्यूअस चलती रहेगी। तो इसलिए इसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर नाम दिया, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसके बारे में ही पढ़ लेना बच्चा लोग। आयुष्मान भारत स्कीम पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, गिव द वैलिड रीजन, एक्सप्लेन हाउ टू द फॉलोइंग would be treated by estimating domestic income। कैसे, पेमेंट मेड बाय द अमेरिकन टूरिस्ट फॉर द गुड्स परचेज इन इंडिया, tomatoes grows by मिस पूजा इन किचन गार्डन। बताओ आंसर दो इसका। डोमेस्टिक इनकम कौन सी होगी, कौन सी नहीं होगी, बताओ कौन सी डोमेस्टिक इनकम है, कौन सी नहीं है। तो बच्चा लोग दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन यू विल बी। बताओ बताओ बच्चा लोग, बताओ 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 बताओ। और ये जो दोनों क्वेश्चन है बच्चा लोग 3 मार्क्स, ये क्वेश्चन ए क्वेश्चन बी दोनों 3 मार्क्स के पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसको बताओ। यस, सो बच्चा लोग अगर मैं बात करूं, पेमेंट मेड बाय द अमेरिकन टूरिस्ट फॉर द परचेज फॉरेन गुड्स, तो ये हमारा यस है, इसका आंसर यस में लिखना है पॉजिटिव, इसमें नो है। क्यों है बच्चा लोग, क्योंकि ये घर के लिए हो रही है, इसमें घर के लिए कर रही है। तो घर के लिए जब करेगी तो होगा क्या कि कंजम्पशन तो घर वाले करेंगे, क्या इससे इनकम जनरेट होगी, नहीं होगी ना इनकम जनरेट।
नहीं होगी ना, इसीलिए इधर नो आया, इधर यस आया। ठीक है, यस या नो नहीं लिखना, अब इसको एक्सप्लेन बनाना है। क्यों एक्सप्लेनेशन बताना है? क्यों? क्योंकि अमेरिकन टूरिस्ट ने जब गुड्स को परचेज किया इन इंडिया, तो इंडिया से क्या हुआ, उसकी वैल्यू पे की। जब किसी भी चीज की वैल्यू पे की जाती है तो उसके अंदर अमेरिकन पैसा आया, अमेरिकन पैसा आया कि नहीं आया? जब अमेरिकन पैसा आया तो हुआ क्या कि इंडियन इकोनॉमी में पुशअप आ गया, मींस ग्रोथ आ गई। लेकिन वही मिस पूजा ने किचन के लिए गार्डनिंग की, टमाटो की, अगर ये बेचने के लिए करती तो क्या होता? फॉरेन में बेचती, इंडिया से बाहर बेचती, तो होता क्या? हमारी इकोनॉमी ग्रोथ होती और हम इसको भी कंसीडर करते। ठीक है, अब एक क्या लिखा, मशीन परचेज बाय द फर्म ऑलवेज द कैपिटल गुड्स। ओ भाई साहब, डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? मशीन परचेज बाय द फर्म इज ऑलवेज अ कैपिटल गुड्स। आंसर बताओ, क्या मशीन जो परचेज करती है गुड्स, क्या ऑलवेज कैपिटल गुड्स होता है? नहीं बच्चों, ऑलवेज नहीं होता, ऑलवेज नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर किसी फर्म का जो रीजन है उसको रीसेल करने का है तो उसके लिए तो कैपिटल गुड्स नहीं कहलाएगी। ठीक है, कैपिटल गुड्स कौन सी होती है? वो गुड्स होती है जिसके बार बार क्रिएशन करके हम वैल्यू ऐड करते हैं, है कि नहीं? आंसर समझ में आया? मशीनरी परचेज बाय द फर्म इज ऑलवेज कैपिटल गुड्स? नो, हम इस बात से एग्री नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि क्यों नहीं करते बच्चा लोग? क्योंकि ये प्रोडक्शन की यूनिट को भी करता है और कभी कभी इसको रीसेल के लिए भी यूज कर लिया जाता है, इसीलिए हम इसको कैपिटल गुड्स नहीं कहेंगे। बात समझ में आई तो बोलो बच्चा लोग हाँ, बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 34 तक आपका सेक्शन 20 स्टार्ट हो जाता है बच्चा लोग। अब हम उसके ऊपर आप सभी से क्लैरिफिकेशन करते हैं। सेक्शन बी, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। पहला क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द गोल ऑफ 5-year प्लान्स। आंसर दो भैया, आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दो जल्दी से। देख रहा हूं कौन कौन कमेंट कर रहा है, कौन कौन कमेंट नहीं कर रहा, कौन कौन कमेंट कर रहा है, कौन कौन कमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन दिखना चाहिए, अभी तो पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन ग्रोथ, इक्विलिटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, डेवलपमेंट, इक्विलिटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ, इक्विलिटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ। कौन सा है बच्चा लोग? बताओ बताओ बच्चा लोग, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। 5 इयर्स का प्लान ये था, ग्रोथ थी, इक्वालिटी थी, मॉडर्नाइजेशन था एंड सेल्फ। ठीक है, इसमें एक वर्ड ग्रोथ आ गया, ये आ गया, मॉडर्नाइजेशन आ गया, ये आ गया, ये तो सेम ही लग रहा है। 1 2 3 4, ग्रोथ है, इक्वालिटी है, इक्वालिटी इधर क्या है? स्पेलिंग देखो। ठीक है, इधर क्या है? इक्वालिटी, इधर क्या है? इक्विटी। आइडेंटिफिकेशन करना है 5 इयर्स प्लानिंग का ग्रोथ क्या था, डेवलपमेंट, इक्वालिटी, मॉडर्नाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी, ये नहीं ये था। बात समझ में आई तो बोलो। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं बच्चा लोग। 19 क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहना चाहता है? 19 चाइना हैज परफॉर्म द, चाइना ने परफॉर्म किया है वेरियस हेल्थ एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर। किसके ऊपर किया है? बताओ बताओ भैया, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ। 19वां क्वेश्चन, फिर 20वां क्वेश्चन भी आपको बताना है। 19वां क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन भी बताना है। चलो बताओ जल्दी जल्दी बताओ। 19वें का भी आंसर दो और 20वें का भी आंसर दो। कितने पे? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इज नॉट हेल्थ इंडिकेटर। कौन सा हेल्थ इंडिकेटर नहीं करता? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेशन इन द बर्थ, परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड द मेंटल। बताओ कौन सा नहीं करता भैया? कौन सा नहीं करता हेल्थ इंडिकेटर? कौन सा है जो हेल्थ इंडिकेटर नहीं करता? कौन
कौन सा बच्चा बताओ, कौन सा है नहीं करता, कौन सा नहीं करता, कौन सा नहीं करता बच्चा लोग? ये समझ जाना चाहिए यार, हेल्थ में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी तो नहीं आता, कर देते तो एक नंबर मिल जाता। आगे चलो, आगे चलो, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बच्चा, क्या लिखा हुआ, 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 समझो 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 समझो, जल्दी समझो। Agriculture during the cardinal rule were the permanently broken by the Green Revolution that resulted from applicant dash I ये बताओ कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है बच्चा, कौन सा है, ईसवा का कौन सा, बताओ भैया, बताओ 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 कौन सा है, बताओ। कमेंट में करो, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही, बताओ कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ कौन सा सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, हाँ बच्चा लोग सही, एक मार्क्स मिल जाएगा। आगे बढ़ो, स्टडी द फॉलोइंग पैसेज इन द गिवन आंसर का नाम या 21वां पढ़ो भाई, 21वां दिखाओ। ओहो बहुत जबरदस्त, क्या देखा हुआ, स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर एंड द गिवन द आंसर। पढ़ो 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 जल्दी पढ़ो, मैं आंसर बताऊंगा इसके, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाला, क्वेश्चन आप ही पढ़ो, पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी 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 पढ़ो बच्चा लोग, जल्दी पढ़ो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जल्दी बताओ। कौन सा, क्या लिखा हुआ है, देखो, वुमेन इन रूरल हाउसहोल्ड टेकन अप beekeeping as an entrepreneurship activity, such kind of activity may be the, क्या होता है, एनिमल, ये सी आंसर। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, दूसरा बताओ 22वें का कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ भैया, टाइम नहीं है हमारे पास। 22वें का बताओ, 22वें का, 22वें का, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, बताओ 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 बताओ, ये सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कमेंट में पूछ लेना अगर किसी का डाउट होता है। अंडर इन चाइना farmers and industrial unit were required buy and sell fixed quantities of inputs and output on the basis of price fixed by the government, and the rest were purchased and sold on market price। बताओ 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 बताओ, बताओ किस स्कीम के तहत कर रहे हैं, किस स्कीम के तहत कर रहे हैं, बताओ भैया, कौन सी स्कीम के तहत कर रहे हैं, डुअल परचेज। अगला, अगला 24वें का आंसर बताओ भैया, 24वें का बताओ 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 जल्दी। माइक्रो क्रेडिट परफॉर्मिंग प्ले रोल ऑफ द वेरियस ensuring overall development of the rural economy as they dash choose the alternative। बताओ 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 जल्दी बताओ, 24वें का क्या होगा, 24वें का क्या होगा, क्या होगा, प्रोवाइड द फाइनेंस सपोर्ट, lead to the women empowerment and change the reach of the credit system। बिल्कुल सही, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो तीनों का आंसर जो जो लिखेगा उसको 1 नंबर मिलेगा। आगे चलो आगे चलो आगे चलो, जल्दी चलो भैया, जल्दी 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 चलो, जल्दी आगे बढ़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, डैश में भी द defined as the measure of the extent of demographic participation in the social and political decision making। बताओ 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 जल्दी बताओ बताओ, एक्सटेंट कौन सा है, डेमोग्राफिक इंडिकेटर है एंड लायबिलिटी इंडिकेटर है, इकोनॉमिक इंडिकेटर है, हेल्थ इंडिकेटर, बताओ 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 कौन सा है बच्चा,
कौन सा है? अगला अगला 26वां क्या लिखा हुआ है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर बताओ। आप ही के लिए बच्चा लोग ये हम तो थोड़ा अपना माइंड चलाओ, क्योंकि अब हम धीरे धीरे करके अंत की ओर बढ़ रहे हैं। अब अपना दिमाग चलाओ। 26वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। रीजन बताना है आपको। द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इज इंडिया इज यूनिफैक्टेड workers population ratio is an indicator used from the analyzing the employment situation of a country। बताओ बच्चा, बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत। स्टेटमेंट एक फॉल्स है, दूसरा सही है। क्यों भैया? द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन अ यूनिफैक्टेड, समझने का विषय है, समझने का विषय करके देखना है। ठीक है, आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर है वो यहाँ से पूछा गया। ठीक है, बस समझ में आई तो बोलो हाँ। अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त, बताओ 27वां क्वेश्चन। फ्रॉम द सेट ऑफ इवेंट गिवन द कॉलम ए एंड बी कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्ट्स गिवन इन द कॉलम सेकंड चूज द करेक्ट पेयर। बताओ अडॉप्ट बाय द मिक्स सिस्टम किसने किया भैया? किस किसने किया? And introduction of Indian reforms in China, Great Leap Forward campaign and first 5-year planning in Pakistan। Oh my God, क्या पूछा गया? first 5 years plan of Pakistan। बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ इसका, चलो जल्दी बताओ कौन सा आंसर है इसका। ठीक है, Great Leap Forward campaign focused on the massive industrialization। ठीक है, मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्लियर है बात? समझ में आई तो बोलो हाँ। आगे चलो, अगला क्वेश्चन 28। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ड्यूरिंग द पीरियड नंबर ऑफ सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर इज वर्क इज state and list any 3 indicators that lead of demographic profile। बच्चा लोग ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ट्राई करना है रिटर्न डाउन करने की। अगर नहीं होता तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। बी द प्री इंडिपेंडेंट इकोनॉमी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्राइंग द रीजनल वेरिएंस जस्टिफाई द वैलिड एक्सप्लेनेशन। आपको वैलिड एक्सप्लेनेशन देना है किसके बारे में? इसके बारे में आपको वैलिड एक्सप्लेनेशन देना है। इसके बारे में भैया किस किस चीज में था? ठीक है, द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक्सप्रेस ग्रोइंग रीजनल इजराइल पार्ट ऑफ मुंबई बांग्लादेश। अगर इसमें आए तो हमारा कौन सा था? 3 हेड मैसिव, जिसमें हमारा उड़ीसा राजस्थान पंजाब आ जाता है। वो भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड था एंड बहुत सारे कमर्शलाइजेशन के ऊपर भी डिपेंड थे। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन अगला क्वेश्चन 29वां क्या लिखा हुआ बच्चा लोग? एक्सप्लोर द इंपैक्ट ऑफ क्या क्वेश्चन का नाम क्या लिखा हुआ है? वर्किंग इन अ ऑफिस क्लर्क इन अ फर्म इन द क्या लिखा हुआ है? परस्यूट टू attain higher position and income। See attend a few on the job training session। These session contribute positively to her skill and। ठीक है, बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या हो सकता है आंसर? क्या ये हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के डिसीजन में आता है?
यस बच्चा लोग, जहां पे किसी भी चीज को, नई चीज को सिखाने से आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट होता है, तो वो किस चीज के अंदर आ जाता है, वो हमारा आ ही जाता है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, जिससे क्या होगा कि उसको, रीजन यही है कि ऑन द जॉब ऑफ ट्रेनिंग है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। हाँ, जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा उस फंक्शन के इकोनॉमी, उस फंक्शन के ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट गेन करने में। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 70 क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, समझो बच्चा लोग 30 क्या बोल रहा है। वन चाइल्ड पॉलिसी जब चाइना ने लेके आई, उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ा, ऑक्यूपाइड दिस स्पेस, गिवन द जस्टिफिकेशन ऑफ आंसर। वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, वन चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर आप अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन यही है, ये है, तो इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, 31 क्या कह रहा है, स्टेट whether the following statement are true or false। बताओ, तो दिया गया स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है, इसके ऊपर आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। ठीक है, जन धन योजना के बारे में आपने सुना होगा, स्टेप ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन इन द इकोनॉमी, इसके ऊपर आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बच्चा लोग यहाँ पे आंसर राइटिंग आपको खुद करना पड़ेगा। जितना आप आंसर राइटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें जस्टिफिकेशन पूछा गया, आपके थॉट प्रोसेस पूछा गया, तो अगर आपको पॉइंट पता है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंस द इंडिया इंडिपेंडेंट, द गवर्नमेंट हैज बीन प्ले द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्कस करना है, इसके ऊपर भी आपको बात करनी है। ठीक है, या तो आप ये और ये कर लो, या तो क्वेश्चन नंबर बी कर लो, दोनों ही 4-4 मार्क्स। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 30 बताओ बच्चा लोग, बताओ। आइडेंटिफाई द सिचुएशन, द गिवन इमेज सजेस्ट द इंपैक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑफ सिचुएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अपने थॉट प्रोसेस में बताओ। इकोनॉमी है, फॉर्म्स ऑफ सेक्टर्स इतने हैं, इनफॉर्मल सेक्टर, ये फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, बताओ कैसा है। ये हमारा पूरा भारत है और ये हमारा एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, बताओ क्या बता रही है, इमेज क्या बता रही है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो बहुत डीप नॉलेज मिलेगी इसके अंदर। बताओ, समझ में आ रहा है, खुद को अंडरस्टैंड करो और बताओ। मैं 2-3 पॉइंट आपको बता दूंगा इसके। ठीक है, द गिवन इमेज क्या कर रहा है, हमारा इंडियन वर्क फोर्स को बता रहा है। ठीक है, इंडियन वर्क फोर्स को बता रहा है फ्रॉम सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर टू इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। दिस सिचुएशन को, जिसका नाम है इनफॉर्मलाइजेशन। अभी देखो, फॉर्मलाइजेशन, लोग कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, यहाँ गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, यहाँ से छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, इनफॉर्मल में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं बच्चा लोग, क्योंकि वहां पे उनको क्या होती है, स्किल के ऊपर भी काम कराते हैं, बहुत सारी चीजों को सीखने को मिलती है। लेकिन फॉर्मल में क्या होता है, एक बार जो लग गया उसकी बाप की बपन से हो जाती है, वो साला छोड़ के जाता है। ठीक है, तो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, समझ में आई तो बताओ हाँ। ठीक है, अगला बात करते हैं, वर्क फोर्स के ऊपर बात कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है कि यहाँ पे हर चीज के लिए क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, लेकिन यहाँ नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है बच्चा लोग, 33 क्या कह रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फूड ग्रेन्स ऑफ इकोनॉमी सरप्लस। इसके ऊपर आपको क्या करना है, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, रीजन देना है। तो आपको इधर अपने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे ना उसको इंप्लीमेंट करना है। इन द ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री इंडिया फॉर्म ऑफ द रेमेडी रेजोल्यूशन ऑन द इंपोर्ट्स, क्या क्या किया है उसके ऊपर भी आपको इंपैक्ट बताना है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, तो इसकी प्रिपरेशन कर लेना। और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आने वाला है, ब्रीफ outline of discuss of such step taken by the government promote the impact of sustainable sub situation of policy। ठीक है, India 1947 was the largest scale and in the light of the given statement discuss of any sub land reform।
1947 में लैंड रिफॉर्म की जो नीति आई थी उसके ऊपर बात करनी है आपको। देन उसके बाद क्या बात करनी है, in the post reform period the government of India decided to the profit making public sector undertaking to provide the special situation PSU to enable them extend in the global market. Do you agree this statement given the valid reason and support your answer? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 को भी करना है। ये बच्चा लोग ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया है अनसीन टैक्सेस। तो इसको एक बार केयरफुली पढ़ना है, इसको पढ़ो 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 पढ़ो। पढ़ने के बाद इसके आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका आंसर प्रोवाइड करना है। पढ़ो भैया पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो। आई होप आपने पढ़ा होगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या पूछ रहा है, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। 3 क्वेश्चन पूछे हैं। कितने क्वेश्चन पूछे? ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कमेंट अंडरस्टैंडिंग आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिफाइन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो तो बहुत आसान है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपको पता होगा। अगर आप डेफिनेशन जानते हो उसको एक्सप्लेन कर देना, और इसमें क्या आइडेंटिफाई कर रहा है उसको बता देना। एंड द ब्रीफ एनी 2 रीजंस बिहाइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन ग्रोथ ऑफ अ सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस चीज को अगर आप क्या करेंगे, आंसरिंग कर देंगे तो बच्चा लोग इधर भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। सो 4 2 6 मार्क्स। आई होप आपको ये जो सीरीज चली थी, सीरीज का मजा आया होगा और आपने बहुत सारी चीजों को सीखा होगा, बहुत सारी चीजों को समझा होगा। तो बच्चा लोग अगर आपका कोई भी अभी डाउट रह गया, कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, तो आप क्या कीजिएगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा टीम का व्हाट्सएप नंबर है M8851231410। यहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी इन क्वेश्चंस में से भी कोई भी डाउट आए हैं तो हम उसका आंसर आप सभी को क्या कर देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, बात क्लियर है तो बोलो हाँ, बात क्लियर है यहाँ तक तो बोलो हाँ। ठीक है, तो बच्चा लोग वी मीट ऑन फोन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए लेके आते हैं वीडियो जिसके ऊपर हम सारी चीजों का डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लाइव सेशन वीडियो। वी मीट ऑन सून। तब तक के लिए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए और अपने और अपनों का ख्याल रखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।